नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर फार्मिंग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का दिया है। लघु और मध्यम उद्योग धंधे, छोटे व्यापारी करीब करीब हाशिए पर आ गए हैं। महामारी के बीच में ही हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमें भविष्य में एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित करना है जो किसी अन्य महामारी या प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकें, तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना ही होगा। ऐसे में ये चर्चा करना जरूरी है कि हमारे देश में 70% से ज्यादा आबादी किसानों की है, तो फिर कैसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एनआर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव रंजन चौबे। आइए उनसे जानते हैं कि भारत के निर्माण में कृषि और किसानों की क्या भूमिका होगी। तो सबसे पहले राजीव रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। नमस्कार। तो चौबे जी, पहला सवाल हमारी तरफ से यह है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसानों की क्या भूमिका होगी। देखिए राजेश जी, आत्मनिर्भर भारत बनाना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने हमारी आर्थिक स्थिति को बिल्कुल डमाडोल कर दिया है, आज भी हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, हम भले ही हमारी अर्थव्यवस्था लोग कहने को कह रहे हो कि पटरी पर आ रही है, लेकिन स्थिति यह है कमोबेश कि आज भी हम पहले वाली स्थिति में नहीं आ सके हैं। पता नहीं कितने सारे उद्योग, छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे उद्योगपति बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अगर आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, आत्मनिर्भर का मतलब है राजेश जी कि वैसा भारत जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, किसी भी चीज़ के लिए किसी पर निर्भर ना हो, स्वयं पर निर्भर होना पड़ेगा। ऐसे में हमारे पास एक ही ऐसा साधन है, एक ही ऐसा क्षेत्र है जो दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो है कृषि। और हमारे पास सबसे खास बात क्या है कि हमारी 70% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यानी कि किसान पे हम खाने पीने, कोरोना के दौरान में अगर आपने देखा होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ जिसकी खपत में कमी नहीं आई, बल्कि उसके निर्माण से लेके उसके व्यापार तक में जो भी लोग जुड़े थे उनको काफ़ी मुनाफा हुआ। उसमें से 2-3 चीज़ों में से एक चीज़ जो थी वो खाने पीने की चीज़ थी, दूसरी दवा की कंपनियां थी और तीसरा लॉजिस्टिक्स था, जो एक दूसरे जगह से सामान पहुंचाने का काम करते थे। तो इन 3 इंडस्ट्रियों को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रियों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। अगर आप खाने पीने की चीज़ों को देखें, जिसको कि हम प्रोसेस फूड या फूड प्रोसेस इंडस्ट्री कहते हैं, वो कृषि पर निर्भर है, कंप्लीटली किसानों पर निर्भर है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे पास सिर्फ कृषि है जिसके जरिए हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर दवा की ही बात करें तो हम दवा बनाने की कंपनियां हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन आज भी दवाओं के एपीआई के लिए बहुत से ज़्यादा हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है। हम दवा बनाते हैं लेकिन उसके एपीआईज नहीं बनाते। मसलन आप वैक्सीन ही ले लीजिए, बीच में अगर अभी बाकी से जब हमारा संबंध खराब हुआ चाइना अन्य देशों से, तो लगा कि हमारे यहाँ वैक्सीन प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्योंकि एपीआई चाइना से आता है हमारे वैक्सीन का, कोरोना की जो वैक्सीन बनती है। तो ऐसे में अगर आत्मनिर्भर भारत को बनना है तो बिना कृषि के अलावा दूसरा कोई साधन ही नहीं है। आपको किसानों को मजबूत कर दीजिए, कृषि को जोड़ दीजिए खाद्य प्रसंस्करण से, और तब जो भारत का निर्माण होगा ना, वो कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत होगा और हमारी अर्थव्यवस्था किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करेगी। जी राजेश जी। बिल्कुल, अगला सवाल यह है हमारी तरफ से कि आपका मानना है कि किसान अगर उद्यमी बन जाए तो भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, तो इसका खाका क्या है, कैसे? जी बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि खाद्य प्रसंस्करण को कृषि से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमको किसानों को उद्यमी बनाना पड़ेगा। किसानों को उद्यमी बनाने का मतलब है कि हर घर में एक किसान को नहीं बनाने से उद्यमी काम चलेगा राजेश जी, हमें हर किसान को उद्यमी बनाना पड़ेगा। आज देखिए होता क्या है कि किसान अपना गेहूं उत्पादन जो करता है उसको एमएसपी के दर पर 19 रुपये 50 पैसे बेच देता है। आप दलहन की बात ले लीजिए, उसको भी 63 रुपये के हिसाब से बेच देता है। लेकिन अगर आप देखिए कि उपभोक्ता, हम और आप अगर बाजार में जाते हैं तो हम जो पैकेज आटा खरीदते हैं, कोई भी किस ब्रांड का आटा हो, वो 42 रुपये से 60 रुपये किलो के बीच में मिलता है। तो ये बताइए कि जो 19 रुपये से लेकर 42 रुपये के बीच का फासला जो है, उसका लाभ किसे मिलता है? क्या वो किसानों को मिलता है? क्या उसका लाभ हमारे आम जनता को, भोक्ता को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। आप ऐसा नहीं है कि कंपनियां किसान से गेहूं खरीद रही है 19 रुपये 50 पैसे, तो आटे की कीमत सिर्फ 22 रुपये है मार्केट में, पैकेज आटा नहीं मिलता है 22 रुपये में। वही हाल अगर आप देखिए कि दाल का है, 63 रुपये किसानों से दाल खरीदकर उपभोक्ता तक 140 रुपये तक पहुंचाया जाता है। वही हाल कमोबेश खाद्यान्न तेलों का है, जिसमें कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को बैठकर एक बैठक की है, और बैठक में सभी से आग्रह किया गया कि आप लोग को सुझाव दीजिए कि कैसे हम कृषि के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें और बजट का लाभ ज़्यादातर किसानों को पहुंचे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस बैठक में एक बात बिल्कुल सामने आई खुलकर कि सबने ये बात माना कि छोटे छोटे किसानों को हम अनदेखा नहीं कर सकते।
हम कुटीर उद्योग को अनदेखा नहीं कर सकते। कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण को भी जोड़ना पड़ेगा किसानों से। तो अगर आप किसानों को उद्यमी बनाने की तरफ कदम बढ़ा देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योगों के जरिए ना सिर्फ किसानों का विकास होगा, भारत का विकास हो जाएगा। आज असल में होता क्या है कि एक बड़ी कंपनी 1 करोड़ टन आपको प्रोसेस फूड का निर्माण कर रही है, और अगर कुटीर उद्योग हो राजेश जी, तो 1 करोड़ लोग 1-1 टन का उत्पादन करेंगे। फर्क इतना ही है, आपके उत्पादन में कोई नहीं, हो सकता है कि 1 करोड़ लोग उससे ज्यादा उत्पादन करें, लेकिन आप ये देखिए कि एक कंपनी में अगर 1 करोड़ टन उत्पादन कर रही है तो मान लीजिए 20,000 लोगों को उसने रोजगार दिया। और वही अगर 1 करोड़ घरों में अगर 1 टन उत्पादन होता है, तो आप सोचिए कि एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 करोड़ लोग स्वरोजगारी हो जाएंगे। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, हर हाथ को काम मिल जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। आज जो किसान अगर अपना फूड प्रोसेसिंग करने लगे, तो जो मार्केट में उपभोक्ता दे रहा है ना 42 रुपए आटे की कीमत, वो आटे का लाभ, उस आटे की कीमत का लाभ सीधे किसान को मिलेगा। यानी किसान एमएसपी का लाभ लेने लगेगा, एमआरपी का, सॉरी। अगर आज की डेट में एमएसपी हम 19 रुपए 50 पैसे किसान को दे रहे हैं, तो 42 रुपए का पात्र हो जाएगा सिर्फ प्रसंस्करण के जरिए। और खाली आटे का प्रसंस्करण नहीं राजेश जी, सभी तेलों का, खाद्यान्न तेलों का, अन्य उत्पादों का, बिस्किट से लेके, चाय से लेके, आपको जूस से लेके, फल से लेके, सब्जी से लेके, सबका प्रसंस्करण हो सकता है। और सबके प्रसंस्करण से किसानों की आमदनी काफी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री जो बैठक चली सारे स्टेक होल्डर्स की इंडस्ट्री के, उस बैठक में ये भी बात बहुत सामने आई कि कोरोना के समय में हमारी लॉजिस्टिक्स जो ढुलाई की क्षमता थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। गांव से शहरों का नाता टूट गया, जिसके कारण से फल, सब्जी, दूध इत्यादि के दाम बढ़ गए थे। आप देखेंगे कोरोना के पीरियड में, क्योंकि हमारे पास सप्लाई चेन नहीं था गांवों से लेकर उपभोक्ता तक। कोरोना ने पहली बार ये लोगों को महत्व समझाया कि किसानों से भी प्रोक्योर करके हमें उपभोक्ता तक पहुंचाना चाहिए। अगर ये बात पहले से होती, अगर गांव में हम किसानों को उद्यमी बना दिए रहते, तो आज हमारे पास सप्लाई चेन भी विकसित होता कि गांव के किसान से आप उपभोक्ता तक को सामान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास सप्लाई चेन होता, तो बताइए कोरोना में क्या फर्क पड़ता। हम आम उपभोक्ता अगर घर में भी बंद थे, तो हमें सामान हमारे घर पर होम डिलीवरी कर देता किसान हमारा, और अच्छी, हमको हमारे चीजों के लिए महंगी कीमत भी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि किसान अन्नदाता है, वो चाहे तो जिस रेट पर भी दे सकता है। और ये कंपनियां तो किसान से खरीद कर उसमें अपना मुनाफा जोड़कर, अपने रिटेल नेटवर्क का, डिस्ट्रीब्यूशन का मुनाफा जोड़कर तब उपभोक्ता को पहुंचाती है। तो अगर किसान और उपभोक्ता को सीधे जोड़ दिया जाए राजेश जी, तो बात बिल्कुल दूसरी हो जाएगी। जी राजेश जी। बिल्कुल। राजीव जी, ये बताइए कि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर हमें किसानों को उद्यमी बनाना है और इससे ही उनकी हालत में सुधार आएगा, इससे ही आत्मनिर्भर देश भी बनेगा, खेती भी बनेगी, तो इसमें जो रोड़ा है क्या है आपके हिसाब से? देखिए बिल्कुल इसमें जो रोड़ा है ना, वो हमारी पॉलिसीज है कुछ। आज किसानों को ऋण देने के लिए तमाम जो बैंक है ना, वो कहते हैं कि किसान से ऋण की गारंटी कैसे ली जाए। आप देखें, आप ये छोटी सी उदाहरण देखें ना, जो आप देखें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना है, उसमें भी अगर जो भूमिहीन है ना, अगर खेती करता है, उसको सम्मान निधि नहीं मिलती। आज अगर किसान जो खेती कर रहा है, अगर उसके पास जमीन नहीं है या जमीन कम है, तो उसको बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। अब हमारे पास ऐसे लोगों की भरमार है जो खेती, तो जमीन जिनके पास नहीं है लेकिन दूसरों की जमीन लेकर खेती करते हैं। ऐसे लोगों को ऋण लेने में बहुत कठिनाई होती है। अगर जो खेती कर रहा है, अगर उत्पादन कर रहा है अनाज का, तो खाद्य प्रसंस्करण उसे ही करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं अगर गेहूं से संबंधित प्रसंस्करण की इकाई लगाता हूं, अगर मैं गेहूं की खेती नहीं कर रहा राजेश जी, तो मुझे शायद दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। फिर पहले तो अगर मैं गेहूं की खेती कर रहा हूं, तो सिर्फ मुझे मशीन और थोड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए। यानी कि छोटा उद्योग बड़े आराम से मैं लगा सकता हूं। अगर मैं गेहूं का खेती कर रहा हूं गेहूं की, तो मैं गेहूं से जुड़े हुए प्रसंस्करण को बड़े आराम से कम पैसे में कर सकता हूं। अगर उसके पास एक मार्केट लिंकेज हो, मार्केट का अगर उसका कनेक्शन हो, तो बड़े आराम से उपभोक्ता तक सामान पहुंच जाएगा और किसान सुखी हो जाएगा। सवाल उठता है यहां पर ऋण के सिस्टम का। आपको ये सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी कि अगर जो भी किसान, अगर आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए या अपना एक छोटा सा आपको उद्योग शुरू है घर में खाद्य प्रसंस्करण का, तो उसको बड़े आसान दर पे इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे हम एसएमई के तहत अगर कोई लोन लेने के लिए जाते हैं राजेश जी, तो हमें आराम से हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखकर, हमारे वर्तमान स्थिति को देखकर, हमारे भविष्य में होने वाली स्थितियों को देखकर आकलन करके बैंक हमें पैसा दे देती है। बैंक हमारे उत्पादित अनाजों, हमारे उत्पादित प्रोडक्ट्स को भी एक मानकर उसका स्टॉक और उसको स्टॉक अगेंस्ट भी पैसा देती है, जो सीसी लिमिट कहा जाता है। आपको किसानों के लिए भी इसी तरह की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। और छोटा छोटा लोन चाहिए। मैं बड़े बड़े लोन की वकालत कभी नहीं करता किसानों के लिए। मैं छोटे छोटे उद्योग की बात करता हूं, मैं कुटीर उद्योग की बात करता हूं। आप 2-2 लाख रुपए तक का लोन किसान को आसानी से दीजिए ना, कुटीर उद्योग लगाने के लिए घर में। इससे क्या होगा, मजदूर भी हमारे बिहार जैसे राज्य में तो राजेश जी
हजारों की करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में खेती करने के लिए। अभी आपने ही देखा था हाल में कि चुनाव के समय पंजाब में कैसे वहां के मुख्यमंत्री ने बिहार और बिहार के लोगों पर टिप्पणी की थी। ये क्यों होता है ऐसा? अगर बिहार में ही उनको स्वरोजगार मिलता तो क्या वो जाते दूसरे राज्यों में? बिल्कुल। और हम स्वरोजगार को किसान के छोटे छोटे उद्योगों को ना तुलना करके बल्कि हम बड़े उद्योगों का सपना लेकर बैठे हुए हैं कि बड़ा उद्योगपति को आए यहाँ बड़ा उद्योग लगाए ताकि ये मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं उस बड़े उद्योगपति के यहाँ मजदूरी करें। ऐसे करने से कैसे चलेगा राजेश जी? आपको कुटीर उद्योग बनाना पड़ेगा। आप इनको अपने उद्योग में काम करने के लिए दीजिए। ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग को मार्केटिंग के जरिए जोड़िए लोगों से। ऐसा करने से स्थिति पूरी बदल जाएगी। बिहार ही नहीं, ऐसे जितने राज्य हैं, तमाम राज्य हैं, और हमारे देश में तो हर जगह किसान है। 70% आबादी हमारे किसानों की है। अगर हम किसानों को ऋण देना शुरू कर दे कुटीर उद्योग के लिए, खास करके खाद्य प्रसंस्करण के लिए, स्थिति बदल जाएगी। आपको बड़ा ऋण नहीं, आपको छोटा छोटा ऋण देना है। आप उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख कर दीजिए, आप उसके स्टॉक प्रोडक्शन की क्षमता को देख कर दीजिए, कितना वो स्टॉक जमा करता है एक साल में, उसको देख कर दीजिए। आप एक भरोसा, एक सिस्टम तो बनाइए। किसान आपसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा है। एक बार किसान को उद्यमी बना दीजिए, इस देश की दशा दिशा सब सुधर जाएगी राजेश जी। बिल्कुल। तो राजीव जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे बिहार जैसे राज्य है उनमें जो अगर इन योजनाओं को लागू किया जाए, इस तरीके से काम किया जाए, तो सबसे ज्यादा फायदा बिहार जैसे राज्यों को होगा। तो क्या आर्थिक समृद्धि इन राज्यों की उन्नत खेती से ही निकलेगी? देखिए, बिल्कुल आर्थिक समृद्धि का रास्ता बिहार जैसे राज्य नहीं, पूरे हिंदुस्तान का रास्ता खेती से होकर ही जाता है। जिस आप बताइए राजेश जी कि जिस देश की 70% से ज्यादा आबादी अगर कृषि पर निर्भर है, आप उस देश की समृद्धि कैसे किसी अन्य चीजों से आप कर सकते हैं? आप ये बताइए कि एक तरफ जहां 70% लोग हैं और दूसरी तरफ मात्र 30% लोग हैं, आप किसके लिए पॉलिसी बनाना चाहिए आपको? 70% के लिए या 30% के लिए? जी, आपको मेजोरिटी को ठीक करना पड़ेगा ना, तो माइनॉरिटी तो अपने आप ठीक हो जाएगा राजेश जी। आप अगर कृषि को ठीक कर दें तो बाकी चीजें तो कृषि से जुड़ी हुई हैं, वही लोग हैं, वही लोग, बाकी चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। आज कौन समृद्ध नहीं है राजेश जी? किसान, जो अन्नदाता है हमारा, सबसे वही समृद्ध नहीं है। उसका रीजन क्या है? कि उसको खाद्य प्रसंस्करण का मतलब भी नहीं पता है, उसको खाद्य प्रसंस्करण की खासियत नहीं पता है। बिहार की बात आपने की, बिहार में मैं आपको बता दूं राजेश जी कि सब्जी उत्पादन में हम तीसरे नंबर पर आते हैं पूरे भारत में। आप ये बताइए कि बिहार का जो उत्पादन है, जो एक्सपोर्ट है कृषि से आधारित, वो 3000 करोड़ का है। ये सरकार कहती है और सरकार इसको अपनी उपलब्धता मानती है कि यही जो एक्सपोर्ट का राशि था, ये 2004-05 में, यानी कि जब ये नई एनडीए की सरकार नहीं आई थी, तो उससे पहले मात्र 3 करोड़ था। तो आप 3 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक आ गए। बिल्कुल, ये एक उपलब्धता है। लेकिन ये बताइए कि जहां दूसरे राज्य, पूरा हिंदुस्तान अगर 4,88,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है खाद्यान्न का, उसमें बिहार का कितना है शेयर? मात्र 3,000 करोड़। बिल्कुल। अब ये बताइए, बिहार जिसमें 70 से 80% लोग खाली कृषि पर निर्भर हैं, उस राज्य से खाली कृषि का एक्सपोर्ट मात्र 3,000 करोड़ का हो रहा है। ये बताइए क्यों हो रहा है? इसका एक ही रीजन है कि हमने ना खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ा है कृषि से, ना हमने किसानों पर कोई ध्यान दिया है। अगर किसान से ध्यान दिया रहता तो 3,000 करोड़ का एक्सपोर्ट नहीं होता। कृषि में असीम संभावना है। आप कल्पना कीजिए कि अगर बिहार का एक्सपोर्ट इनकम 2 लाख करोड़ का हो जाता, आप सोचिए तो कि बिहार में कैसे कह सकते थे कि बिहार पिछड़ा है? और ये कहां से आता? ग्रामीण क्षेत्रों से आता। अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, किसी भी राज्य का ग्रामीण सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो आप कल्पना कीजिए राजेश जी कि उस राज्य की क्या स्थिति होगी जी। अगर हमारे देश का गांव मजबूत हो जाए ना, तो हमारे देश की स्थिति बदल जाएगी। इसी कारण से महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में रहती है और कुटीर उद्योग के बिना देश का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल। तो हमें कृषि के किसानों को, और खासकर अगर किसानों को हम उद्यमी बना के खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ दें, जिसका वो रॉ मटेरियल खुद पैदा करता है, तो मैं समझता हूं कि ये बिहार नहीं, पूरे भारत की दशा दिशा बदल देगा। जी राजेश जी। बिल्कुल। और एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है राजीव जी कि जैसे बिहार में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो इसको बढ़ाने का, जैसे आप खेती की बात कर रहे थे, ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे थे, तो इसको बढ़ाने का क्या आइडिया है आपके पास? देखिए, आप बिल्कुल सही करें। बिहार तो पर कैपिटा इनकम में लोएस्ट है, हम लास्ट पायदान पर आते हैं। और किसानों की भी आय यहाँ पर लोएस्ट है। पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे कम किसानों की आमदनी बिहार में ही होती है। बिहार में 5,000 रुपए के आसपास किसानों की आमदनी है प्रति व्यक्ति महीने की, यानी कि 60,000 रुपए महीने हमारा, 60,000 सालाना हमारा किसान, एवरेज किसान कमाता है। बिहार में सबसे ज्यादा छोटे किसान हैं। आज कृषि के क्षेत्र में हम तरक्की बहुत कर गए हैं, हम तकनीक बहुत सारा ला रहे हैं, हम उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दिए, किसानों को सुविधा भी कर दिए, किसानों को हमने मशीन पर निर्भर करके उसको बहुत सारी तकलीफों को दूर भी कर दिया है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर इसी सामान को अगर किसान, हम उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सिर्फ सपोर्ट करते रहेंगे तो कैसे तरक्की करेगा। आज आप किसी भी सामान का
सबसे ज्यादा प्राइस कौन देता है? उपभोक्ता देता है, एमआरपी देता है। ऐसे में अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान को आज भी रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब अगर जिस दिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसानों को मिलने लगे, आप ये बताइए कि जिस राज्य के 80% लोगों की आमदनी बढ़ जाए तो उस राज्य का आपको बताइए प्रति व्यक्ति आय कैसे नहीं बढ़ेगा राजेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आज आप उद्योग के जरिए आज बात कहते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बिहार में बड़े कल कारखाने नहीं हैं, यही कारण है हमारे पिछड़ेपन का और इसी कारण से हमारे लोगों की आय कम है। मैं ठीक इसके उलट मानता हूं। आपका 70% आज से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि से जुड़े लोगों की आय बढ़ जाए, उनकी आमदनी बढ़ जाए, आज सरकार का भी फोकस है, भारत सरकार भी चाहती है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को जोड़ दीजिए तो उसकी आमदनी दुगनी छोड़िए राजेश जी, उसकी आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि आज आप देखिए गेहूं से जुड़े हुए प्रसंस्करण की बात की, तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट से लेके नूडल से लेके पास्ता से लेके तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गेहूं से बनते हैं। सरसों से ले लीजिए तो सरसों के तेल से लेकर उसके निकलने वाले मस्टर्ड केक को भी आप तमाम कई चीजों में उपयोग कर सकते हैं। तो हम कृषि से निर्मित अगर करें, खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ दें किसानों से और किसान प्रसंस्कृत उत्पादों को उपभोक्ता तक बेचना शुरू करे, और किसान के पास आजकल तो हमारे देश में सरकार ने पॉलिसी बनाई है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आप ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पहले कुछ जिलों में काम करते थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। मेरा ये मानना है कि ये फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल गांव लेवल पर होने चाहिए, पंचायत लेवल पर होने चाहिए। एक पंचायत को आप एक यूनिट बना दीजिए, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत की जब संरचना की गई थी, जब कल्पना की गई थी, तो हमने पंचायत को ही यूनिट माना था विकास का। तो आज हम पंचायत लेवल पर, आप किसी गांव का विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, तो उसके पंचायत को छोड़कर कैसे कर सकते हैं राजेश जी? आप डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई एक नोडल एजेंसी बना दे, उससे पंचायत का विकास कैसे होगा? आपको सरकार को पंचायत तक पहुंचना पड़ेगा और किसानों को आत्मनिर्भर बना दीजिए, उनको खुद अपना एफपीओ बनाने दीजिए। उस एफपीओ के माध्यम से पूरे इलाके के गांव के किसानों को आप मजबूत कीजिए। आप देखिए कोई एफपीओ खाद्य प्रसंस्करण के जरिए अपने सामान को न सिर्फ पूरे देश भर वासियों को खिलाएगा, एक्सपोर्ट भी करेगा। सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है एक्सपोर्ट के लिए भी। भारत सरकार के एजेंसीज हैं, एपेडा और ऐसी एजेंसियां हैं जो कृषि एक्सपोर्ट में बहुत मदद करती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हमारा किसान प्रसंस्करण ही नहीं कर रहा तो बेचेगा क्या? हमारे कुछ दिन पहले कार्यक्रम में हमारे कृषि मंत्री ने एक बात कही थी, बिहार के जो कृषि मंत्री हैं, कि भाई मक्का हमारे राज्य में बहुत होता है, लेकिन मक्के का जो कैटल फूड बनता है वो जाके पंजाब में बनता है, और इसी कारण से सारा पंजाब के लोग उसको एक्सपोर्ट करके इनकम कमाते हैं, बिहार का वासी कुछ नहीं कर पाता है। अब ये बताइए कि मक्के को कैटल फूड में बनाने के लिए आपको खाद्य प्रसंस्करण इकाई तो लगानी पड़ेगी ना? बिल्कुल। तो आप खुद सोचिए कि कृषि मंत्री भी मानते हैं कि बगैर खाद्य प्रसंस्करण के बिहार के किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, ना बिहार का एक्सपोर्ट इनकम बढ़ेगा। और जब ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली प्रति व्यक्ति आय हम सर्वाधिक होने लगेंगे। जी राजेश जी। तो इससे क्या जो भंडारण में दिक्कत होती है लोगों को, उसको भी दूर कर दिया जाएगा और आमदनी भी बढ़ जाएगी? देखिए बिल्कुल एक मिथ है, किसान ये सोचता है कि अगर हम देखिए किसान के पास होता है पेरिशेबल गुड्स, अगर आप सब्जी फल और अन्य उत्पादकों को ले लें, इवन अनाज को रखें, किसान सोचता है कि हम अपने घर में इसको कहाँ रखें, आज चलिए बेच दें बाजार में, और इसका प्रसंस्करण तो कर नहीं पाता है तो उसको बेच में बाजार का जो भी पैसा मिलता है वो ले आता है। उसको लगता है कि अगर हम अपने घर में रखेंगे तो धीरे धीरे अनाज सड़ जाएगा, फल सब्जी रखेंगे स्टोर करेंगे वो सड़ जाएगी, तो उसके डर से वो बेच देता है। आज प्रसंस्करण करने लगे किसान, तो प्रसंस्कृत चीजों का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है राजेश जी। अगर आप सब्जी का प्रसंस्करण करें तो सब्जी का प्रसंस्करण करने से उसकी सेल्फ लाइफ 1 साल तक चली जाएगी। आप अगर एक छोटी सी टेक्नोलॉजी आती है, आपको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। आज किसान को जो अपना अनाज भंडारण का दिक्कत होता है ना, वो इसलिए कि सड़ने के कारण, उसके अगर सेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए, अगर आप नाइट्रोजन पैकेजिंग का इस्तेमाल करके उसी गेहूं, उसी चावल, उसी आलू, उसी प्याज को अगर आप पैकिंग करें और पैकिंग करके रख दे, तो आपका अनाज और वो गेहूं और चावल और आलू और प्याज 6-6 महीने तक खराब नहीं हुआ। नाइट्रोजन की खासियत यह है राजेश जी कि उसका टेम्परेचर था -6 डिग्री, यानी कि अगर एक बोरे में आपने ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन डालकर आप किसी अच्छे बोरे में, जिसको कि आपने हीट रेसिस्टेंट बनाया हुआ है, और आपने सील करके रख दिया, 6 महीने के लिए वो अनाज, वो 6 महीने के लिए आपका आलू प्याज सब कुछ रख सकते हैं। लेकिन हम लोग आज अभी कोल्ड स्टोरेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अरे नई तकनीक आ गई है, कोल्ड स्टोरेज, सब जमाना आगे बढ़ चुका है। अब आप देखते हैं कि आलू की चिप्स कंपनी कहां बनाती है, और हम जब खोलते हैं आलू के चिप्स के पैकेट को तो बिल्कुल फ्रेश मिलता है। जब आलू के चिप्स को फ्रेश रखा जा सकता है राजेश जी नाइट्रोजन पैकेजिंग के जरिए, तो ये बताइए कि आलू को और प्याज को क्यों नहीं रखा जा सकता, धान और गेहूं को क्यों नहीं रखा जा सकता? चूंकि हम लोग ये किसानों को नहीं बताते हैं। हम आज भी कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी दे रहे हैं, हम कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम कोल्ड स्टोरेज पर टिके हुए हैं। हमें नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, और जब आप किसानों की सेल्फ लाइफ बढ़ा देंगे ना, तो भंडारण की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी राजेश जी। जी। तो किसानों को उद्यमी बनाने में आपके हिसाब से सबसे बड़ी बाधा क्या है?
देखिए, किसानों को उद्यमी बनाने में सिर्फ एक ही बाधा है, वो है किसानों को आपको सलाह देना पड़ेगा। आपको गांव स्तर पर किसान को सलाह देना पड़ेगा, आपको उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा, आपको उसके लिए ऋण आवेदन करवाना पड़ेगा। आप वो जो प्रोजेक्ट बना के वो अपना जो प्रोडक्ट बनाएगा, अपने जो घर में यूनिट लगाएगा, उसका आपको बिकवाना भी पड़ेगा, यानी कि कंप्लीट पैकेज किसान को देना पड़ेगा। आप अगर किसान को सोचेंगे कि अन्य उद्यमियों के जरिए वो अपने से जाके मार्केट से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, मार्केट में जाके खुद अप्लाई करे ऋण का, और उसका प्रोडक्ट बनाकर खुद मार्केटिंग करे, तो वो शायद कभी भी बड़ी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए किसान संगठनों को चाहिए कि भाई वो एक जगह संगठन बना के और उसके जरिए चले। जो एफपीओ का कॉन्सेप्ट है ना, सरकार का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक जगह से चलेंगे और सम्मिलित रूप से अपना उत्पाद को बाजार में लाकर रखेंगे, जिसमें हमारी कंपनी भी मदद करी उन लोगों को, हम लोग भी उन लोगों को, किसानों को उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनको हम लोन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं उनके घर बैठे, और उनको हम लोग मार्केटिंग पूरे दुनिया में उनकी करा रहे हैं अपने खर्चे पे, और मार्केटिंग से उनके बिक्री में से जो उनको लाभ होता है उसमें से हम एक हिस्सा शेयर करते हैं उनके साथ। तो हम कुल मिलाकर किसानों को ऐसी ही कंपनियां चाहिए, ऐसे ही योजना चाहिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आपको चाहिए कि किसान की मदद करें घर बैठे, और बैंकों को चाहिए कि आप उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो जमा करता है ना लोन के लिए, आप उसको एज ए प्रोजेक्ट देखिए। आप किसान मत देखिए कि उसके पास कितनी जमीन है कितना नहीं है, आप देखिए कि उसके पास कितना रॉ मटेरियल है। आज किसी भी उद्योग को लगाने के लिए अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, बात बड़ी दिलचस्प हो रही है, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। राजीव जी दिलचस्प चर्चा हो रही है। तो पंचायत स्तर पर ही आपने एक यूनिट बनाने की बात कही और कहा कि नोडल अधिकारी भी बनाया जाना चाहिए। तो किस तरह की सुविधा पंचायत स्तर पर आप देने की वकालत करते हैं किसानों को? देखिए, पंचायत स्तर पर आपको किसानों को हर तरह की सुविधा देनी पड़ेगी। पंचायत ही स्तर में किसी आपको पंचायत में ना सिर्फ उसको उद्योग लगाना पड़ेगा, पंचायत के हर गांव के स्थित हर घर में उद्योग लगाइए। पंचायत स्तर पर उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था हो, पंचायत स्तर पर उसके मार्केटिंग की व्यवस्था हो, और उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी जोड़िए, और पंचायत को जोड़ दीजिए देश के अन्य राज्यों से। आज लॉजिस्टिक्स के हमारे बिहार में भी लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क अब अच्छा हो गया है। अब वो पुरानी बात नहीं रहेगी कि सड़कें खराब थी, बिजली की सुविधा नहीं थी, आजकल हर चीजें अब हो गई हैं। आप पंचायत लेवल पर, आप जो जिले के लेवल पर बना रहे हैं ना, कि आप जिला में एक उद्योग हो, अब तो राज्य में, अब जैसे मेगा फूड पार्क का कल्पना सरकार करके ना कि हम एक राज्य में एक मेगा फूड पार्क बनाए। आज पंचायत के लेवल पर आपको छोटा छोटा मेगा पार्क की जरूरत नहीं है, हमें छोटे छोटे पार्कों की जरूरत है, फूड पार्कों की, वो पंचायत लेवल पर जरूरत है। आज वो हो जाएगा, किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। आखिरी सवाल हमारी तरफ से यह है कि सोमवार को बिहार का बजट पेश किया जाएगा, उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, बिहार सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि बिहार हमारे देश का पहला राज्य रहा है जिसने एक जमाने में एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई थी। तो मैं चाहता हूं कि बिहार इसमें भी अग्रणी ले कदम उठाए, और हमारे किसानों को अगर खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए वो आवेदन करते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के मिले। अगर बिहार सरकार ऐसा कर देती है तो शायद ये देश में एक इतिहास होगा और किसानों की स्थिति बदलने में बहुत सहायक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बिहार सरकार को, जैसे मुख्यमंत्री का स्वरोजगार योजना चल रहा है, 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है, मैं चाहता हूं कि किसानों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन देने की कोई व्यवस्था बिहार सरकार जरूर करे। बिल्कुल। तो राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े हुए थे। एनआर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव रंजन चौबे। राजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया है। तो अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमारे गांव और किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। बगैर किसानों के विकास के भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ऐसे में अगर हमारे गांव समृद्ध हो जाएंगे तो भारत भी आत्मनिर्भर होकर उभरेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।